और आपको अहम खबर से अपडेट करें, इंग्लैंड को पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी है और 144 रन पर पाकिस्तान ने इंग्लिश टीम को ऑल आउट कर दिया है। अहम खबर से आपको अपडेट करें, मुल्तान टेस्ट के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी है और 144 रन पर ऑल आउट कर दिया है। 297 रन का पाकिस्तान की जानिब से टारगेट दिया गया था और 144 रन पर ऑल आउट कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से इंग्लैंड को पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट अपने नाम कर लिया है। तो पाकिस्तान ने 144 रन पर इंग्लिश टीम को आउट कर दिया है और पाकिस्तान दूसरे मैच का फातेह साबित हो चुका है। टेस्ट पाकिस्तान ने अपने नाम कर दिया है और इसके साथ 1-1 से यह सीरीज पाकिस्तान ने बराबर कर दी है। 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज है जो कि पाकिस्तान ने 1-1 से बराबर कर दी है। आपको बताएं, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी है, 144 रन पर ऑल आउट कर दिया है, जिससे 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से पाकिस्तान ने बराबर कर दी है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त दे दी है। इसी पर बात कर लेते हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तनवीर साहब, कैसे कहेंगे कि बैक टू बैक पाकिस्तान को शिकस्त का सामना हुआ और अब दूसरे मैच में इंग्लैंड को ढेर कर दिया और पाकिस्तान ने सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है? देखिए, जाहिर सी बात है, तकरीबन 3-3.5 साल के बाद जो है वो जाके हम जो है वो टेस्ट मैच जीते और मेरे ख्याल है बहुत जबरदस्त बॉलिंग की साजिद खान ने और नोमान अली ने पूरा फायदा उठाया इस चीज का कि बॉल जो है वो ब्रेक हो रहा है और दूसरा टेस्ट मैच सेम विकेट पे खेला गया, जिसकी वजह से ये इनको फायदा हुआ। देखिए, काफी मतलब डिसाइड थे लोग कि यार किसी तरीके से कोई ना कोई मैचेस जो है वो अपनी होम कंडीशंस में जीता जाए, उसका हमें बहुत फायदा हुआ। फिर उसके बाद कामरान गुलाम ने डेब्यू में 100 किए, फिर जो पार्टनरशिप हमारी टेलेंडर्स के साथ लगी, जिसमें साजिद ने, नोमान ने, इन्होंने बैटिंग अच्छी की, प्लस उसके साथ जो सलमान आगा ने बैटिंग की, ये मतलब परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। फिर उसके बाद इंग्लैंड ने कुछ कैचेस छोड़े, बैड बॉलिंग की, जिसकी वजह से ये सब चीजें हमारे हक में गई। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मैं ना बहुत आगे की सोचता हूँ। मैं सिर्फ एक टेस्ट मैच की बात नहीं करता, मैं बहुत आगे की सोचता हूँ कि मुझे अब ऐसा लगता है कि हम दोबारा से वही अबू धाबी वाली सोच लेके आने वाले, दुबई वाली, कि स्पिनर्स के ऊपर क्रिकेट लेके जाए। ठीक है, क्योंकि मैं तो साइकी बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ ना प्लेयर्स की। हम दुबई वाली सोच पे जाएंगे, स्पिनर्स को दोबारा लाएंगे, फास्ट बॉलर्स की क्रिकेट हमारी खत्म हो जाएगी, फिर हम रोते रहेंगे कि यार हमारे पास फास्ट बॉलर क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि क्या पिंडी वाली विकेट जो है वो इसी तरीके से बनेगी, क्योंकि ये तो खुश तो सब हो रहे हैं, यार जीत गए हम, बड़ा जबरदस्त स्पिन ट्रैक बन गया। ये दिमाग में रखिएगा कि इसी पिच के ऊपर दूसरा टेस्ट मैच हुआ था, पहला टेस्ट एक टेस्ट मैच नहीं था। अब पिंडी में क्या इसी किस्म की विकेट बना पाएंगे? इतना ब्रेक होगा, क्या बना पाएंगे? अगर नहीं बना पाए तो क्या हमें मुश्किलात होगी? अगर बना ली हमने तो शायद हमें फिर फायदा हो जाएगा। अब मेरी नजरें जो है वो पिंडी के टेस्ट मैच के ऊपर है। क्या आपके क्यूरेटर में इतनी एबिलिटी है जो आपने ऑस्ट्रेलियन ला के रखा हुआ है कि वो ऐसी विकेट बनाए कि पाकिस्तान टॉस भी जीत जाए और क्रैक्स पे क्रैक्स पड़ने लग जाए दूसरे तीसरे दिन, या अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है, चौथी इनिंग बॉलिंग करनी है, बॉल इतना ब्रेक हो, इंग्लैंड को मुश्किल में डाल दें, तो वो तो फ्रेश पिच होगी, उसको क्या ऐसा बना पाएंगे? मेरी तो नजरें अब उसके ऊपर है। अच्छा तनवीर साहब, ये भी कहिएगा, बाकी तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन हमने देखा है 3-3.5 साल बाद पाकिस्तान ने होम ग्राउंड में और होम क्राउड के सामने ये मैच जीता है, एक टेस्ट मैच एक जीता है। तो इससे खिलाड़ियों का मोराल कितना बूस्ट हुआ होगा, कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा? देखिए, बात सुने, बात पता है कि हम लोग ना बहुत छोटी सी सोच रखते हैं, हम बहुत शॉर्ट चीजें रख के सोचते हैं। इतने दिन बाद जीते, बिल्कुल ठीक है, खुशी होनी चाहिए, लेकिन वो तो ठीक है, कॉन्फिडेंस भी होता है, लेकिन हम क्यों नीचे, हम क्यों पीछे है, या हम क्यों नहीं जीतते? क्योंकि हम आगे की सोचते ही नहीं है कि हमने प्लेयर किस तरह डेवलप करने हैं, हमने किस तरीके से ऐसी टीम बनानी है, या किसको लेके आना है, किसको खिलाना है कि यार हम जो है कंसिस्टेंट बेस पे जीते। अभी मैंने आपको एक बताया ना कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोच जो है ये जीतने के बाद फास्ट बॉलर से सोच हमारी खत्म हो जाएगी। अब उसके बाद जब हमें फास्ट बॉलर्स की जरूरत पड़ेगी लाने की, किसी का इंटरेस्ट ही नहीं होगा, या बाहर की कंडीशन में लेके गए, वो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान में खेली भी नहीं होगी, इंटरेस्ट भी नहीं होगा, तो हम कहीं ना कहीं ऐसी हरकतें करते हैं कि हम फिर उस चीज में आके मार खाते हैं। ठीक है,
तो हमने ऐसी टेस्ट क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान में बेशक ऐसी विकेटें बनानी है जहां पे आप अपने फास्ट बॉलर्स को भी साथ लेके चले टेस्ट क्रिकेट के अंदर। आपने एक खिलाया, उससे बिल्कुल बॉलिंग नहीं कराई। मैं ये कहता हूं कि कम से कम आप अपनी कंडीशन में ऐसी विकेट बनाए जो स्पिनर्स को फायदा हो, लेकिन फास्ट बॉलर भी कम से कम दो साथ लेके चलें जिनको नए बॉल की भी प्रैक्टिस आती हो, फिर उसके बाद रिवर्स स्विंग की भी उनको बॉलिंग आती हो। वरना ये तो बहुत ज्यादा ब्रेक विकेट था जिसकी वजह से हमें फास्ट बॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपके स्पिनर्स ही सारे आउट कर गए। तो कहीं अगर पिच ऐसी ना हुई जिस तरह मैं बात कर रहा हूं, क्या पिंडी की भी ऐसे पिच होगी? अगर वो ना हुई, अगर ना इतना ब्रेक हो सका, तो फिर तो कहीं ना कहीं आपको फास्ट बॉलर की जरूरत पड़ेगी। तो वहां हम कहीं स्ट्रगल ना कर जाए। ठीक है ना, तो सारी चीजें हमें सोचनी है। तो अमीर साहब ये भी कहिएगा कि जैसे हमने नॉर्मली देखा कि पिंडी की जो पिच है उसका बिहेवियर ये होता है कि वहाँ पे फास्ट बॉलर्स को वो ज़्यादा सूट करती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट की सोच और अप्रोच क्या होनी चाहिए अगला मैच जीतने के लिए, क्योंकि वो भी होम ग्राउंड में है और सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। देखिए, आप में इतनी हिम्मत ही नहीं है, इतनी ताकत ही नहीं होगी फास्ट बॉलर की विकेट बनाने की, क्योंकि ये तो हम सबको पता है ना। एक तो आपके जो मतलब जेन्युइन फास्ट बॉलर्स खेल रहे थे, शाहीन और नसीब, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। हम तो अब सोच ही नहीं सकते ना कि हम फास्ट बॉलर की पिच के ऊपर जाएं, क्योंकि फास्ट बॉलर पे तो हमारे बैट्समैन वैसे ही स्ट्रगल करते हैं, अपनी कंडीशन में स्पिनर्स भी बहुत अच्छा खेलते हैं। तो ये इसीलिए तो मैंने आपसे बोला कि हम फास्ट बॉलर पे भी नहीं जाएंगे, और क्या वैसी विकेट बनेगी जिससे ब्रेक होगा तो हमारे बैट्समैनों को भी फायदा हो और हमारे स्पिनर्स को भी जो है वो फायदा हो। ये तो आज का मैच जीतने के बाद तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। आकिब जावेद ने क्या कर दिया जी, अजहर अली ने क्या कुछ कर दिया। अभी आगे क्रिकेट चलती रहे, देखते रहे, फिर देखते रहना कि ये सिलेक्शन कमेटी जो है इसने क्या कुछ किया और पाकिस्तान क्रिकेट को इन चीजों से क्या फायदा हो रहा है। अच्छा तनवीर साहब, ये भी फरमाइएगा कि जैसे इस मैच से पहले कुछ प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया और कामरान गुलाम को जो है वो टीम में शामिल किया गया, आपको लगता है कि वो एक अच्छी फाइंड है? क्योंकि वो सेंचुरियन है, उन्होंने पहली इनिंग में 113 या 114 रन गालिबन उन्होंने स्कोर किए और 30 ऑड रन उन्होंने दूसरी इनिंग में किए। तो आपको लगता है कि इससे बेंच स्ट्रेंथ व्हेन इट कम्स टू बैटिंग काफ़ी मजबूत हो गई है? देखिए, इसके कामरान गुलाम के बारे में तो काफी ठीक है, साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर ख्वाजा ने हमें ज्वाइन किया। कादिर, कुफर टूटा खुदा खुदा करके आखिरकार पाकिस्तान ने एक मैच जीत ही लिया और सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। देखें, पहला टेस्ट जो हुआ वो पाकिस्तानी बॉलर्स और पाकिस्तानी बैटर्स और इवन कप्तान के लिए जो है वो एक डौना ख्वाब था, क्योंकि उसमें अगर आप देखें तो हमारे पास बड़ी अच्छी ऑप्शन थी। हमारे 3 बैटर्स ने सेंचुरी स्कोर की, फिर उसके बाद जो है वो 556 रन बनाए पहली इनिंग में। लेकिन उसके बाद जो हमारे बॉलर्स की धुलाई इंग्लैंड के बैटर्स ने की, हैरी ब्रूक ने 300 किया, फिर उसके बाद जो है वो काफी उनके अच्छे प्लेयर्स जो है वो खेलते रहे, लंबी बैटिंग लाइनअप थी। तो 800 तकरीबन रन उन्होंने बनाए और एक इनिंग से हमें शिकस्त दी। दूसरे मैच में मुख्तलिफ चेंजेस हुई, जिसमें बाबर आजम को जो है वो आराम दिया गया, शाहीन को आराम दिया गया, नसीम को आराम दिया गया और स्क्वाड से बाहर किया गया सरफराज अहमद को। तो ये बहुत हैरानकुन चेंजेस तो बज़ाहिर तौर पर लग रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खास तौर पर ये मुश्किल तरीन फैसले लिए गए हैं, क्योंकि हमारे मुतअद्दिद जो क्रिकेटर्स हैं वो आराम की तरफ नहीं जाते, और जब उनको आराम तजवीज़ किया जाता है तो उस वक्त जो है वो अपनी अवेलेबिलिटी जाहिर करते हैं। लेकिन जैसे ही बाबर वगैरह को रेस्ट दिया गया है और नए लड़कों की इंक्लूजन की गई, नए लड़के से मुराद है कि जो डोमेस्टिक में मुतअद्दिद मरतबा परफॉर्मेंसेस के अंबार लगाते रहे हैं, तकरीबन 1000 से ज्यादा रन बनाते रहे हैं कामरान गुलाम, और उन्होंने आके शो किया, उन्होंने आके मुस्तहकम की, अपनी पोजीशन को जस्टिफाई किया यहाँ पर आके। फिर उसके बाद आप देख ले नुमान अली और साजिद खान। ये साजिद खान ने बज़ाहिर खुद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा था कि मैं बांग्लादेश सीरीज के लिए भी तैयार था, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली मौका नहीं दिया गया। तो हमारे प्लेयर्स को, हमारे बॉलर्स को कहाँ यूटिलाइज किसने करना है, ये तो टीम मैनेजमेंट, कप्तान, उसके बाद जो है वो सिलेक्शन कमेटी का काम है। लेकिन अब चूंकि तनवीर अहमद को मैं सुन रहा था, तनवीर भाई जो वो कह रहे थे उनकी अपनी राय थी, लेकिन अगर आप लोग अभी इस टाइम पर खुशी नहीं मनाएंगे तो ये हमारी जो खुशी है वो दोबारा कब मिलेगी, तो इसके बारे में हम ये जो है वो सोचते ही रहेंगे। क्योंकि 3 साल के बाद, 3-3.25 साल के बाद अगर हम अपना मैच जीते हैं और अच्छी कारकर्दगी से जीते हैं, हम देखें कि इस तरह के मैचेस जो थे वो हम यूएई में जाकर खेलते थे और यासिर शाह इस तरह की बॉलिंग करते थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी
मोहम्मद अब्बास इस तरह की बॉलिंग करते थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो उनको देखकर जो है वो आज हमें खुशी इस बात की है और खुशी मनानी भी चाहिए कि साजिद खान ने पहले मैच में पहली इनिंग में 7 आउट किए, अब जो है वो नुमान अली ने 8 आउट किए। तो इंडिविजुअल जो है वो आप देख लें कि 10 विकेट्स हॉल इनकी तकरीबन चुकी हैं, और ये बड़ी अच्छी चीज है कि आपके जो मिडिल ऑर्डर में सलमान अली आगा हैं, उन्होंने आपकी कमर टूटने से बचाया, क्योंकि आपके मुद्दत बैटर जो है आप सलमान अली आगा ठीक है, सलमान अली आगा काफ़ी अच्छी फाइंड है, कामरान गुलाम भी अच्छी फाइंड है। कादिर ख्वाजा आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एंकर पर्सन सवेरा पाशा ने हमें ज्वाइन किया। सवेरा साहिबा आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सवेरा साहिबा कहिएगा कि पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को शिकस्त दे दी है और स्पिनर्स ने मुकम्मल तौर पर डोमिनेट किया है और 20 विकेटें इंग्लैंड की स्पिनर्स ने ली हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं सबको मुबारकबाद दूंगी इसलिए क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछली दफा हम ऐसे कब खुश हुए थे पाकिस्तान की जीत पे। कोई तकरीबन 2 साल हो गए हैं। तो बिल्कुल सबसे पहले तो सबको मुबारकबाद कि पाकिस्तान इवेंचुअली पाकिस्तान क्रिकेट अपने एसेंस को ढूंढना शुरू हो गई है। हम बहुत अरसे से ये बात कर रहे थे कि हमारा कैरेक्टर खत्म हो गया है, पाकिस्तान क्रिकेट का क्या कैरेक्टर है। हम फास्ट बॉलर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं मगर हमारे फास्ट बॉलर्स उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। हम पिचेस बना रहे थे तो हम अपने बैटर्स को बचाने के लिए पिचेस बना रहे थे। दिस टाइम अराउंड जब ये पहला टेस्ट मैच से लेके इस दूसरे टेस्ट मैच तक का इतना बड़ा कंट्रास्ट रहा। 4 दिन थे, कहने को सिर्फ 4 दिन थे दोनों टेस्ट मैच के दरमियान, मगर उन 4 दिन में इतने बड़े बड़े फैसले हुए। देखिए, बाबर आजम को बिठाने का फैसला तो एक जगह अपनी तरफ था, मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट फैसले हुए वो थे कौन सी पिच रहेगी, क्या सरफेस रहेगी और सरफेस के हिसाब से हम क्या अपना स्क्वाड तब्दील करेंगे या क्या 11 चुनेंगे। जब तक ये इंग्रेडिएंट्स पूरी नहीं होती कोई भी टीम जीत नहीं सकती, मगर हमें पता ही नहीं था कि ये इंग्रेडिएंट्स हमारे पास मौजूद भी है कि नहीं है। हमने जिस तरह अपने स्पिनर्स को साइड पे किया हुआ था, बांग्लादेश के अगेंस्ट दूसरे मैच में शोर मचा मचा के अबरार को बुलाया गया। पहले टेस्ट मैच में अबरार को इतना हिट आउट किया बैटर्स ने कि वो बेचारे उनको बुखार हो गया। तो हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे थे कि हमारे डोमेस्टिक में क्या है। मेरा ख्याल से इट्स हाई टाइम नाउ कि हम खुद अपने डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट करना सीखें, क्योंकि आए दिन आप लोग सुनते हैं सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स कहते हैं हमारे पास टैलेंट नहीं है। डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में लड़का आता है तो उसको 2-3 साल लग जाते हैं इंटरनेशनल में सेटल होने के लिए। अगर लग जाते हैं तो डोमेस्टिक को सही करना शुरू करें, मगर जो डोमेस्टिक में लगातार परफॉर्म कर रहा है उसकी एबिलिटीज को जज ना करें। ये लड़के, मतलब आप ये देखें कि कामरान गुलाम 29 साल के हो गए, वो 18 साल के थे जब उन्होंने डेब्यू किया था फर्स्ट क्लास में। नुमान देख ले, साजिद देख ले, लुक एट देयर एजेस के वो लोग बड़ी साइड पे एजेस के हिसाब से आ गए हैं। मगर क्यों? वो ऐसा नहीं था कि डोमेस्टिक में इस एज में आए थे, आपने उनको जाया कर दिया। आपको फवाद आलम के 10 साल जाया करने के बाद अंदाजा नहीं हुआ कि आपने डोमेस्टिक में लोगों को जाया कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद ही नहीं डोमेस्टिक को उस तरह की इज्जत देते। आज देखें, आज ये वही लड़के हैं जिनको आप खेलने नहीं दे रहे थे, जिनको आपने फिटनेस पे बाहर कर दिया था या जिनको आपने एज ब्रैकेट की वजह से बाहर निकाल दिया था कि नहीं नहीं हमें यंग लड़के चाहिए, हम फ्यूचर देख रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रीअसेस करना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ों को रीअसेस करना पड़ेगा। ये मैच तो हमने जीत लिया, सीरीज तो 1-1 से बराबर कर ली। सवेरा साहिबा, मेरा सवाल आपसे है कि अगले मैच में पाकिस्तान की सोच क्या होनी चाहिए, किस अप्रोच के साथ खेलना चाहिए? देखिए, अगले मैच में ना सोच यही होनी चाहिए। अब जो है एक सेल्फ बिलीफ आ गया पाकिस्तान को, एक चीज का सेल्फ बिलीव आ गया है। क्यों हमारी सेकेंड इनिंग की बैटिंग कोलैप्सेस नहीं हुए? वरना तो बिल्कुल बैटिंग विकेट्स पे हमारे सेकेंड इनिंग के बैटिंग कोलैप्सेस हो रहे थे, हमारे बैटर्स नहीं खड़े हो पा रहे थे, हमें वो कोलैप्स दिखता था। मगर इस दफा क्यों डिफरेंट हुआ कुछ थोड़ा सा? क्योंकि सेल्फ बिलीफ था। हम बॉलिंग में वो सेल्फ बिलीफ लेकर आ रहे थे, हमारे पास बॉलिंग से अच्छी परफॉर्मेंसेज आई थी। उस सेल्फ बिलीफ को बेहतर करना पड़ेगा और कंडीशंस और सिलेक्शन उस हिसाब से करनी पड़ेगी। मगर सबसे पहला सवाल ही यही है कि अगर कंडीशंस भी कोई बाहर से पढ़ेगा, यानी हमें जो है वो सिलेक्शन कमेटी जो है वो कंडीशंस पढ़ के और अंडरस्टैंड करके बताएगी, तो फिर क्या फायदा है गिलेस्पी का, अजहर महमूद का, शान मसूद का, जो कि अगर कंडीशंस को असेस ही ना कर पाए प्रॉपर्ली।
ठीक है। अच्छा सवेरा साहब, ये भी कहिएगा कि अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान ने जो अपने कुछ प्लेयर्स को, जिसमें नसीम शाह हैं, शाहीन अफरीदी हैं, बाबर आजम हैं, उनको रेस्ट दिया, तो नए लोगों को मौका दिया, तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा और सूदमंद फैसला साबित हुआ, जिससे बेंच स्ट्रेंथ भी हमारी मजबूत हो गई। बिल्कुल बहुत अच्छा साबित हुआ। एक तो सबसे पहले मतलब मैं इतनी हैरान थी जिस वक्त बाबर आजम को रेस्ट दिया गया है, जिस तरह का रिएक्शन आया था बाबर आजम को रेस्ट देने पे, वो ऐसा लग रहा था कि दुनिया में आज तक हमने कभी किसी प्लेयर को रेस्ट नहीं दिया। यानी क्या जिंदगी में कभी जावेद मियादाद साहब को रेस्ट नहीं मिला होगा? क्या जिंदगी में कभी जहीर अब्बास साहब ने रेस्ट नहीं लिया होगा? क्या कभी इंजमामुल हक को किसी सीरीज से रेस्ट नहीं दिया होगा? सारे इतने बड़े बड़े नाम, और अगर उनको रेस्ट करवाया है, सवेरा तो पातशाह एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थी, और कादिर ख्वाजा ने हमें ज्वाइन किया था। आपका दोनों का बहुत शुक्रिया। तो आपको बताएं कि मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 152 रन से हरा दिया है। अहम खबर से आपको अपडेट करें, 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। नुमान अली ने दूसरे इनिंग्स में 8 विकेटें हासिल की। मैच में इंग्लैंड की तमाम 20 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की हैं। तो इसमें बात करते हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। तौसीफ अहमद साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो वक्त देने के लिए। इससे पहले हमने देखा है सर, पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलर्स को खिलाने का तजुर्बा था, उसके बाद अब हमने देखा कि स्पिनर्स के जाल में फंसाया गया इंग्लैंड बैटर्स को। बताइएगा कैसे देखते हैं, कैसे एवेल्युएट करेंगे ये सेलेक्टर्स का जो नई इंडक्शन है, खिलाड़ियों को जो मौका दिया गया है, कुछ के फॉर्मेट्स भी चेंज किए गए हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? जी हाँ, जबरदस्त परफॉर्मेंस। और वाकई आपने सही कहा कि पहले एतमाद नहीं कर पा रहे थे, और जाहिर है वो टाइम में जो है वो हमारे कप्तान साहब, कैप्टन साहब और जो कोच हैं, ये सब उसको डिसीजन लेते थे, और जाहिर है एक सिलेक्शन कमेटी उनको उनके मतलब की टीम दी जाती थी। मगर उसमें बीच में कुछ ऐसा होना शुरू हो गया कि फेवरिज्म का कुछ अंसर पाया गया, और जाहिर है हमने देखा कि वो जो है उस पर स्पिनर्स पे तो भरोसा ही नहीं कर रहे हैं, जबकि उनको कहा जाता था कि जी स्पिनर साथ रख लें। और हमेशा हमने यहाँ पर जो है स्पिनर को, कोई भी इंग्लिश टीम आई है या हम कोशिश करते हैं, और बल्कि हमने काफी मुश्किलात डाली हैं उनके। बट ऐसा लग रहा था, फील हो रहा था कि ये जो हुनर है ये खत्म ही कर देना चाह रहे हैं। तो आई थिंक ये साजिद और नुमान और दूसरे हमारे स्पिनर, उन्होंने बिल्कुल इतनी जबरदस्त परफॉर्म को मौका दिया गया, और प्रेशर उन पर डेफिनेटली था, लेकिन उन्होंने बता दिया कि देखिए स्पिन का जो अभी वो शोभा है अभी खत्म नहीं हुआ। तो उस लिहाज से मैं कहता हूं कि क्रेडिट गोज टू डेफिनेटली जो है वो इन बॉलर्स वगैरह को जाएगा। फिर आप अगर ओवरऑल देख लें, फिर डिसीजन जिसने लिया है, जाहिर है कि उसमें आप सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान को भी आप देख लेंगे, उसमें आकिब का डिसीजन जो था वो बड़ा जबरदस्त डिसीजन था कि उसने एकदम जो है वो सारा कुछ उलट पुलट करके जो है कर दिया, और वो पे कर गया है। हकीकत यही है। लेकिन हम अपनी स्ट्रेंथ से नहीं जाते थे, हमें पता हम अपनी स्ट्रेंथ से नहीं जाते थे। फास्ट बॉलर पे ज्यादा एतमाद, ऑलराउंडर पे एतमाद, बैटिंग ऑर्डर प्रॉब्लम डाल रही है तो उसमें मुश्किलात। तो मतलब ये एक ऐसी कुछ चीजें हो रही थी जिससे कि सभी परेशान थे। जाहिर है उस वक्त की सिलेक्शन कमेटियां भी और ये थे, लेकिन जाहिर है वो हमारे यहाँ तो बना है हमेशा शुरू से कि सिलेक्टर्स जो हैं वो कप्तान, और कप्तान डोमिनेट करता, जी मुझे ये चाहिए, मुझे ये लड़के चाहिए। बट आई थिंक चेंज बहुत अच्छा चेंज हुआ है। बहुत हालात खराब हो गए थे, हम कहीं भी नहीं जीत पा रहे थे। फिर इनसाइड जो चीजें थी वो तो सबको पता है कि क्या हो रहा था, वो ज्यादा हमें डैमेज किया है। अगर सही डिसीजन उस वक्त होते और आपस की कुछ चीजें हैं ऐसी ना होती, तो आई थिंक मेरा ख्याल हम सोचते हम कुछ। तो अभी हमने सोचा, आन के कुछ आगे पीछे हुआ है, तो इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, और आगे देखना है हमें। ऑस्ट्रेलियन टूर है और आगे टूर है, बाहर के टूर है, उसके लिए हमें हिकमत अमली बनानी है। बहरहाल क्रेडिट गोज टू डेफिनेटली सबको जाता है, बट ये दो स्पिनर ने पे बहुत प्रेशर था, और प्रेशर उन्होंने हैंडल किया। तो तौसीफ भाई, पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और एक यादगार कामयाबी हासिल की है। इस मैच को अगर हम ओवरऑल देखें तो आपकी और इकबाल कासिम की जो बेंगलौर टेस्ट की याद है, इस मैच ने वो ताज़ा कर दी है।
ये आपने बिल्कुल कहा, बहुत पुरानी बात है ये, कुछ 30-35 साल हो गए, 30 साल तो तकरीबन हो गए, बट खुशी हुई ऑनेस्टली कि अब हम देख के। लेकिन मैं देखें इसमें मैं कुछ लोगों को इस कसूरवार भी समझता हूँ जो हमारे की रहे हैं और स्पिनर में की रहे हैं, कि कसूरवार इसलिए समझता हूँ कि देखिए उन्होंने कभी उन पे एतमाद ही नहीं किया। मैं खास तौर पे जो है शकलन मुश्ताक साहब की बात करूंगा, यही सर बड़ी जबरदस्त बातें कर रहे हैं आप, और यकीनी तौर पर माजी की कुछ यादें भी ताज़ा हो रही हैं। तौसीफ साहब, कतई कलामी की माजरत,